जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल एकेडमी में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ और आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। और आज का पहला चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा की प्रक्रिया। पहला पेपर, पहला चैप्टर है और ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो बन रहा है। और आज से हम लोग का सारी क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सारी क्लासेस आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आप मेरे इस चैनल पे मिलेंगी अब से। तो हम लोग बिना समय गंवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं उनका क्षेत्र। ठीक, इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को बाल विकास से क्या समझना और क्या चीज़ नहीं समझनी है। तो पहला चैप्टर है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं आज अभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बाल विकास से क्या समझते हैं? बाल विकास का अर्थ होता है बालक के विकास से। ठीक, बालक के विकास से यानी कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास के लिए भिन्न भिन्न कथनों को बताया है। तो हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास का तात्पर्य होता है बाल्यावस्था, यानी कि जब बालक छोटा होता है तो उसमें कौन कौन से चेंजमेंट हो रहे होते हैं, उस विषय में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बाल विकास का अर्थ होता है बाल विकास। बाल विकास का तात्पर्य होता है बाल्यावस्था से अर्थात जन्म से 12 अवस्था की व्यक्ति से लगाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर युवावस्था की परिपक्वता अवस्था तक के व्यक्ति से लगाते हैं। परिपक्वता अवस्था के व्यक्ति से लगाते हैं हम लोग। ये देखिए, बाल्यावस्था यानी कि बालक का जो विकास होता है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और ये निरंतर चलता रहता है। बालक के विकास में निरंतर वृद्धि कुछ न कुछ होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको किशोरावस्था तक देखने को मिलती है। उसके बाद वृद्धि में कुछ वृद्धि जो होती है वो कुछ धीमे पड़ जाती है, लेकिन कुछ न कुछ वृद्धि हो रही होती है। ठीक, विकास कभी भी रुकता नहीं है। इसलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास का के अंतर्गत होता है कि बालक का जो तात्पर्य होता है वो गर्भावस्था से युवा अवस्था की परिपक्वता अवस्था के व्यक्ति से लगाते हैं, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक, बालक में कई चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, वो कुछ रचनात्मक कार्य करता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बालक कुछ न कुछ कार्य करते रहते होंगे, कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करते रहते होंगे। देखिए, अब इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, एक मिनट। तो ये देखिए, हम लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और ये देखिए, हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग कहाँ पे थे, बाल्यावस्था के थे, बाल्य अवस्था में थे हम लोग। तो हम लोग थे कि हम लोग इतना पढ़ चुके थे कि बाल्यावस्था होता गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था की परिपक्वता अवस्था तक की अवस्था को हम लोग बालक से लगाते हैं, जिसमें बालक में कुछ न कुछ परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन हो रहे होते हैं। बाल विकास से संबंधित कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषा वो मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। तो पहले पहले जो स्किनर ने बोला है कि
स्किनर बोलते हैं बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। जो बाल मनोविज्ञान होता है वो बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। गैरिसन व अन्य के शब्दों में देखते हैं गैरिसन व अन्य का नाम ही है गैरिसन व अन्य अन्य माने अन्य लोगों जो भी मनोवैज्ञानिक रहे उनके विषय में बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से होता है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध होता है वो बाल व्यवहार से है। ठीक, बाल व्यवहार से होता है। इसके अंतर्गत हम लोग परिभाषा देखी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस विषय में हम लोग ले लेते हैं। देखें बाल विकास क्या था। बाल विकास होता है बाल्यावस्था से लगाते इसका तात्पर्य होता है जन्म से बाल्यावस्था के व्यक्ति से होता है। दूसरे शब्द हम लोग लिख सकते हैं कि बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर युवावस्था की परिपक्वता अवस्था के व्यक्ति को लगाते। इसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक, बाल विकास की परिभाषा स्किनर शब्दों में बाल विकास की परिभाषा स्किनर शब्दों में बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। पहली परिभाषा आपकी परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा गैरिसन के शब्दों में या गैरिसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से होता है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। दो हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल बाल विकास का विषय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोगों को आता है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं जैसे कि गर्भावस्था शैशवावस्था युवा किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था उत्तर बाल्यावस्था इनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। जैसे कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बालकों के विकासों की निम्नलिखित अवस्थाएं होती। पहली होती है गर्भावस्था, दूसरी होती शैशवावस्था, तीसरी होती उत्तर शैशवावस्था, चौथी होगी बाल्यावस्था, फिर वैध संधि होती किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। हम लोगों की इतनी अवस्थाएं होती हैं। इसके विषय में हम लोग आपको बताएंगे गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है कि गर्भावस्था माँ के गर्भ से बच्चों के विकास से लगाया जाता है। ठीक, इसमें माँ हाँ इसे हम लोग क्या कहते हैं। इस अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। एक गर्भावस्था का गर्भाश शिशु का स्वाभाविक विकास द्रुत गति से होता है। ठीक, जन्म से पूर्व बच्चे की आकृति व विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। ये गर्भावस्था के विषय में बताया गया है। गर्भावस्था के विषय में इसमें बताया गया है कि क्या क्या होता है कि इस अवस्था में गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। गर्भाश शिशु का स्वाभाविक विकास द्रुत गति से होता है। जन्म से पूर्व बच्चे की आकृति व विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसमें बच्चे का वजन और आकार में वृद्धि होती है। बालक के केंद्रक में सामान्यतः 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इतना हम लोग समझ लेते। शैशवावस्था क्या होती है। जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। इतना आप लिखते रहिएगा। इसमें उत्तर शैशवावस्था क्या होता है। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि होती है। उत्तर शैशवावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि होती है। इस काल में बच्चों को बाल शिशु कहा जाता है। ठीक, इस अवस्था में बाल विकास में बालक शिशु के शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक गत्यात्मक भाषा संबंधी विकासों का अध्ययन किया जाता है। किया था बाल्यावस्था में आप लोगों को क्या करना है। बाल्यावस्था में लिखना है बाल्यावस्था काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक नैतिक चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना चिंतन स्मरण संवेदना प्रत्यक्षीकरण बुद्धि खेल भाषा व्यक्तित्व इत्यादि का भी विकास होता है। ठीक, इसके बाद वैध संधि क्या होती है। इस अवस्था में बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। इस अवस्था के अंतर्गत शिशुओं में यौन संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, इसमें आप इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक की अवस्था मानी गई। किशोरावस्था को 12 से 21 वर्ष तक की अवस्था को माना गया। इस अवस्था को अंग्रेजी भाषा में टीन एज कहते हैं। ठीक, इस अवस्था को अनेक विद्वानों ने तनाव की अवस्था
मनोवृत्ति की अवस्था और तनाव, तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था आदि के नामों से परिभाषित किया है। ठीक, प्रौढ़ावस्था का 21 से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था के एज में रखा है। इस अवस्था में बालक अधिकारों कर्तव्यों को समझते हुए उनका निर्वाह करने लगता है। आपको इसमें इतना कंटेंट आपको लिखना है। ठीक, यदि आपको यदि आपको मेरी बात थोड़ी तेज लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके कहीं पे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जो मैंने अभी बोला है उसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान की अवस्था एवं महत्व क्या होती है। वर्तमान जो समय चल रहा है, अपना वर्तमान जो समय है, इसमें बालक और शिक्षक दोनों की आवश्यकता होती है और इसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षक बालक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है। ठीक, इसमें तीन चीज़ की महत्व दिया जाता है, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और पाठ्यक्रम को। तीन चीज़ ये आधार होती है शिक्षण कार्य के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी किसका, बाल मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। शिक्षक शिक्षार्थी व शिक्षण अवस्था आगे देखेंगे की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान अत्यंत उपयोगी होता है। बाल मनोविज्ञान अत्यंत उपयोगी है, यानी कि कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य करने के लिए बालक की आवश्यकता अवश्य होती है और बालक को केंद्र मानकर बाल केंद्र शिक्षा दी जाती है। आज के ज़माने में वर्तमान शिक्षा शिक्षक केंद्र शिक्षा नहीं है, बाल बाल केंद्र शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा का कार्य संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत जेम्स रेवर ने लिखा है कि बाल मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है। इसकी सहायता लिए बिना हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसको आप चाहे लिख लीजिएगा। अब इसमें शिक्षार्थी की दृष्टि से हम लोग क्या क्या शिक्षा कार्य में परिवर्तन ला सकते हैं और शिक्षक की दृष्टि से क्या क्या हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, इस विषय में हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या हम लोग चेंज लाना है। देखिए, शिक्षार्थी की दृष्टि से हम लोग को क्या क्या चेंज लेके आना। शिक्षण कार्य की प्रमुख सामग्री बालक होता है, यानी हमने अभी आपको बताया था कि बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। शिक्षक जो भी होता है वह बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य संपन्न करता है। और बाल केंद्रित शिक्षा पर आजकल की सरकार ज़्यादा प्रभाव भी डाल रही है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे की शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख सामग्री कौन होता है, बालक होता है। अतः शिक्षा शिक्षा देने के लिए बालक के विषय में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी शिक्षा देने जा रहे हैं उसके पहले बालक के मनोस्थिति, पूर्व ज्ञान बालक के पूर्व ज्ञान, वंशानुक्रम, वातावरण का जानकारी कर लेना शिक्षक का एक कर्तव्य होता है। ठीक, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, बालक की वंशानुक्रम, वातावरण का अध्ययन करते हैं। बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। बालक की विकास की अवस्था यानी कि बालक की क्षमता क्या है, वो कितना मतलब कि वो कितना अध्ययन कार्य कर सकता है। बालक की विशिष्ट योग्यता का अध्ययन, बालक की योग्यता क्या है, बालक की रुचि, प्रेरणा और मूल प्रवृत्ति, यानी कि बालक किस विषय में कितनी रुचि लेता है, उसका उसको किस प्रकार से दें कि वह प्रेरणा दें कि वह शिक्षक कार्य को आसानी से कर सके, सरलता से उसको समझ सके। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, विशिष्ट बालकों का अध्ययन कर सके। आपको इतनी चीज़ें लिखनी है। बालक के वंशानुक्रम, वातावरण का अध्ययन, यानी कि बालक किस वातावरण से आया है, उसके बालक के विकास की अवस्था, बालक की किस विकास की अवस्था पर पहुंच चुका है। बालक की विशिष्ट योग्यता, बालक की कौन कौन सी विशिष्ट योग्यता है, बालक किस चीज़ में और किस विषय में अच्छा कार्य कर सकता है, किस विषय में कमज़ोर है। इन सब चीज़ों को देखने का एक शिक्षक का होता है। बालक की रुचि, बालक का किस विषय में कितनी ज़्यादा रुचि है, किस विषय में कम रुचि है, इन सबको देखना होता है। प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, ये सब आप लोगों को देखना होता है। देखिए क्या है दूसरा, शिक्षक की दृष्टि से हम लोग क्या देख सकते हैं कि शिक्षक की दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान शिक्षा के सम्यक दृष्टिकोण प्रदान। बाल मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षक को एक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि शिक्षक को किस प्रकार शिक्षण कार्य करना है। बाल मनोविज्ञान द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक को किस प्रकार से पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम आगे बढ़ाना है, बालक को किस प्रकार से शिक्षण कार्य करना है, कौन सा पहला चैप्टर पढ़ाना है, मतलब कि कैसे मतलब शिक्षण कार्य करना है। चैप्टर का मतलब होता है कैसे शिक्षण कार्य करना है, ताकि बालक को सरलता से पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकें हम लोग, बालक को शिक्षण कार्य दे सकें। ये अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी देता है। अध्यापक को बाल स्वभाव एवं बाल व्यवहार के अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है, यानी कि ये अवगत कराता है कि बालक का स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको क्या किस व्यवहार के माध्यम से शिक्षण कार्य दिया जा सकता है। ये सब आपको कौन बताता है? बाल मनोविज्ञान बताता है कि आप बालक को एक शिक्षक बालक को किस प्रकार से शिक्षण कार्य करे, ताकि बालक सरलता से सुगमता से शिक्षण कार्य कर सके। बालक को शिक्षक को एक इसके द्वारा सहायता प्राप्त होती है कि शिक्षण कार्य को कैसे संपन्न किया जा सके। ठीक, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, पांचवा आपका पॉइंट होगा कि बाल जो मनोविज्ञान होगा अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। कि बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान अध्यापक को विभिन्न विभिन्न विधियों के द्वारा शिक्षण कार्य करने की जानकारी देता है कि किस शिक्षण विधि के द्वारा बालक को आसानी से शिक्षण कार्य दिया जा सकता है, बालक में रुचि प्रेरणा जागृत की जा सकती है, बालक को खेल के माध्यम से किस प्रकार से अध्ययन कार्य कराया जा सकता है, अध्ययन कार्य कराया जा सकता है। तो आज के चैप्टर में इतना आप लोगों को, इतना बड़ा आपका चैप्टर है, आज का पहला चैप्टर था, छोटा चैप्टर था। इसके मतलब ये ना समझिएगा कि छोटे छोटे चैप्टर हैं, अभी बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर आने हैं। आज का वीडियो आज यहीं तक था। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाइए। और कल आपके लिए एक और क्लास आएगी और जल्दी ही अब निरंतर क्लास आती रहेंगी और समय से पहले मैं आपकी क्लास ख़त्म करूँगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाएं। जय हिंद, जय भारत।